चलिए क्वेश्चन करते हैं। लॉजिक गेट्स के कुछ दो चार क्वेश्चन और बचे हुए थे, वो कर लेते हैं। बातें मत करो बच्चे। इसका आउटपुट निकाल के बताइए क्या आएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बात करो इसका आंसर क्या आएगा। ये नहीं करवा, ये दूसरा वाला, ये वो दूसरा था। हाँ हाँ तो करो ना। देखो ए बी और तीन इनपुट्स दिए हुए अपने यहाँ पे, डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं, तो इसका आउटपुट वाई क्या आएगा, एक बार ट्राई करो। उसके बाद आपके दो गेट्स और बचे हुए, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, एक्सओर गेट और एक्सनोर गेट, है ना।
देखिए क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पे क्या आएगा ए, यहाँ से क्या जाएगा बेटा बी, तो यहाँ पे क्या पहुंचा ए प्लस बी है ना। फिर यहाँ पे क्या पहुंचा बी और सी, तो यहाँ क्या पहुंच जाएगा बी डॉट सी। फिर यहाँ पे यहाँ से सी जो गया बट वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो यहाँ सी बार पहुंचेगा और इसका आउटपुट एक काम करो आप एक्स मान लो है ना, यहाँ पे पहुंचेगा ए प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू अगर अपन निकालें तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी ए प्लस बी प्लस बी डॉट सी है ना का कंप्लीट बार है ना, यही आएगा ना। तो x देखो x कितना आ जाएगा, यहां से b कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 प्लस सी है ना भाई। तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी का बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी का बार। तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा x की जगह a प्लस बी का होल बार है ना। अब इसके आउटपुट की बात करते हैं। तो y, तो y में देखो तीन आउटपुट आ रहे हैं, दिस दिस एंड दिस। सबसे पहले तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी डॉट a प्लस बी का बार डॉट c बार और फिर उसका कंप्लीट बार, क्योंकि नैंड गेट है ना। अब आप देखो जरा यहाँ से ये और ये पूरा एक दूसरे का कैसे है कॉम्प्लीमेंट है ना। एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 0। तो इसका मतलब 0 का बार जो आएगा वो कितना आएगा 1, मतलब इसका आउटपुट जो है इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ए बी एक्स को तो आपने पहले सॉल्व किया, हमने बाद में सॉल्व किया है। क्या एक्स को तो आपने पहले ही सॉल्व कर लिया, तो एक्स तो ये था ना। हाँ तो फिर आप वो पूरा तो एक्स की वैल्यू तो मैंने अलग से सॉल्व करने के बाद में बताइए आप लोगों को कि एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे रखे, तो एक्स की वैल्यू जो था यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे रखूंगा तो क्या रखूंगा एक्स रखूंगा, एक्स की जगह ये रखूंगा तो कितना आ जाएगा फिर a प्लस बी का। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप सर। हम बोल रहे थे कि वो a प्लस बी बार वाला ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप रखेंगे, तो ये x की जगह यहाँ पे ऊपर वाला फर्स्ट। हाँ तो इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत क्या आ रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर मैंने सॉल्व कर दिया आसान बनाने के लिए। उसके बाद कट रहा है ना सर वो बार, तो बेटा वहां से जाकर के करेगी, तो टेढ़े रास्ते से क्यों जा रहे हो। जब बोला इन दोनों को आप सॉल्व करके एक फॉर्म बना x में बना लो और x से इनपुट आगे गया, वो पूरा एक सर्किट जो हो जाएगा बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाएगा बाद में जाकर है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक है चलिए, दो गेट्स और होते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। देखो बेटा जोर गेट होता है, बाद में बात करेंगे है ना। एक्स और गेट, एक्स और गेट क्या होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ये जब भी दो इनपुट इसमें दिए जाते हैं, इसका आउटपुट आएगा y और इसका y जो प्री डिफाइंड आउटपुट है वो है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आउटपुट है इन दोनों का है ना। तो ये तो होता है एक्स और, एक होता है एक्स नॉर। एक्स नॉर जो होगा वो क्या होगा एक्स और का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट गेट ऑफ एक्स और इज योर एक्स नॉर गेट। इसे अगर देखें तो देखिए इसके आगे बबल लगा देंगे, ये बन जाएगा एक्स नॉर गेट। इसका आउटपुट आता है y2, इसका अगर आउटपुट अपन y1 मानेंगे है ना, तो y2 जो होगा वो होगा इस गेट का कॉम्प्लीमेंट, इस वाले के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ये y1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, y1 का कॉम्प्लीमेंट बोले तो a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी का होल बार। सॉल्व करके बताओ, देखो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं, इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं है ना। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a डॉट बी बार का होल बार डॉट प्लस का किस में कन्वर्जन हो गया डॉट में, और फिर हो जाना है a बार डॉट बी का होल बार। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a बार प्लस बी बार का बार, बी बार का बार क्या हो गया b। सिमिलरली ये हो जाएगा a बार का बार, a बार का बार क्या हो गया सिंपली a प्लस b बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो a को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, a बार b बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बार डॉट b बार, b को a में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा b डॉट a, और b को b बार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा a बार डॉट b बार प्लस b डॉट a या a डॉट b है ना। तो ये है y2 और ये हो गया y1।
अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इसका y1 और y2 का 0, क्योंकि एक दूसरे का कैसा है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं ऐसे बोलूं y1 डॉट y2 कितना आया, 0 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के कैसा कॉम्प्लीमेंट है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसे वो करें। किसका, इसका ट्रुथ टेबल, एक मिनट चलो ट्रुथ टेबल और देख लो भाई इसका। दो वेरिएबल्स हैं ए बी, है ना। अपने को ये रिजल्ट का अगर डिटरमाइन करना है तो आपको क्या है, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो इधर से ए बार बी बार, फिर वो कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, ए बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बार बी बार, है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 का 1, ये 1 ये 0 ये 0, ये क्या हो जाएगा 1 ये 0 ये 1 ये 0, है ना। फिर क्या होगा, ए बी बार, ए और बी बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, फिर 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ए बार भी देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1, इन दोनों का 0 और इन दोनों का 0, है ना भाई। फिर ए बी कौन कौन सा हो जाएगा, ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का भी 0, इन दोनों का भी 0 और इन दोनों का 1। फिर सिमिलरली ए बार बी बार, यहाँ पे कितना आएगा 1, ये 0, इन दोनों का 0 ये 0, है ना। अब एक्सओर का आउटपुट क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये y1 आउटपुट है एक्सओर का। एक्सओर का आउटपुट जो आएगा वो देखो, एक तो इसको एडिशन करना है आपको और एक इसको एडिशन करना है, इन दोनों को, तो इन दोनों का एडिशन देखिए कितना आ गया 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, है ना। सिमिलरली y2 क्या है, किसका आउटपुट है, एक्स नॉर गेट का, वो कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। अब ए बी प्लस ए बार बी बार कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करना है, कितना हो जाएगा 1 0 0 एंड 1। देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ट्रुथ टेबल में भी ट्रुथ हो रहा है ना। तो ये ट्रुथ टेबल, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, है ना, ए बी, इसका आउटपुट बताइए।
यहां से ए इनपुट दिया है, यहां से बी इनपुट दिया है ना, यहां से क्या पहुंचेगा ए प्लस बी का बार, यहां से क्या पहुंचेगा ए प्लस बी का बार, पहुंच गया भाई। अब आप देखो यहां से क्या पहुंचा, ये किसमें गया नैंड गेट में, इसके दोनों इनपुट टर्मिनल को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो इट वर्क्स सिंपली एज नॉट गेट, तो ये क्या कर देगा ए प्लस बी बार को ए प्लस बी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या गया ए प्लस बी का बार, जब ये इसमें से जाएगा तो इट वर्क्स आल्सो एज अ नॉट गेट, तो इट विल आल्सो कन्वर्ट इट ए प्लस बी, है ना। फिर आप देखिए ये इस नॉट गेट से पास होगा तो फिर दोबारा किस में चला जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का बार। अब आप देखो ये और ये गया, है ना, इसका आउटपुट देखते हैं कितना आएगा। आप सुनो, इतना पूरे ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन मत करना, नहीं तो आप इसका वो करने लग जाओ। आप एक काम करो, सिंपली इसको x मान लो और इसे क्या मान सकते हो, x का बार, है ना भाई। तो आप बताओ जरा, इसका आउटपुट जो y आना चाहिए वो y कितना आएगा, y कितना आएगा, एक इनपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यही होता है ना, ए बी बार प्लस का ए बार बी, है ना। तो देख ए की तरह ए से क्या आ रहा है, x बार आ रहा है ना, बी टर्मिनल पे क्या आ रहा है, x आ रहा है ना। तो x का भी क्या करना है, बार करना है, प्लस अरे b बार है ना, b बार, यहां पे इनपुट पहुंचा a, यहां पे इनपुट पहुंचा b, और इसका रिजल्ट आया ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आउटपुट होता है इसका, है ना। a की वैल्यू क्या दी हुई है, x बार, तो ये x बार, b की वैल्यू क्या दी हुई है, a x, है ना, इसको अपन ने क्या माना, x माना, तो b जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, तो b बार कितना हो जाएगा, x बार। फिर सिमिलरली a का बार कितना हो जाएगा, देखो a क्या है, x बार का बार क्या हो गया, x हो गया। फिर b बार क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x, तो वैल्यू कितनी आ गई, x बार प्लस x 1, डजंट डिपेंड्स ऑन इनपुट, x बार प्लस x 1 होता है, x बार डॉट x 0 होता है। कौन सा वाला, ये, हाँ ये दोनों सेम वेरिएबल है ना, x बार a डॉट b क्या होता है, a डॉट a क्या होता है, a होता है ना, उसी तरीके से b डॉट b क्या होता है, b होता है, तो x बार डॉट x बार भी क्या होगा, x बार ही होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद अपन ईएमएफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आ चुका है अभी एआईपीएमटी में इस टाइप का, ये इनपुट पल्स दी हुई है, एक इनपुट एक दूसरा इनपुट, उसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट पल्स दी हुई है। अब 4 ऑप्शन में दे रहा हूं आपको,
और आप इनमें से मुझे बताओ कि इन चारों में से ये कौन सा गेट है। समझ गई ना? तो निकाल। देखिए भाई क्या होगा, ये यहां पे लोअर पल्स है 0 1 1 0 0 1 एंड 0। देखो ये लो लेवल है ना, और यहां से इनपुट पल्स अपनी फिर हाई हुई है, तो मतलब ये हाई वोल्टेज लेवल, ये लो वोल्टेज लेवल। लो वोल्टेज लेवल 0 को रिप्रेजेंट करता है, हाई वोल्टेज लेवल 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 1 1 0 0 1 एंड 0। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, 0 यहां पे 1 यहां पे 0 यहां पे 1 1 0 एंड 1। क्लियर है? अब आप देखो आउटपुट कितना आ रहा है, 1 0 1 1 1 1 1। आपने को यहां पे पता लगाना है ना। देख भाई 0 0 के करस्पॉन्डिंग इनपुट 1 मिल रहा है, पहला ही आइडेंटिटी अपन यहीं से लगा देते हैं। दोनों इनपुट पल्स 0 हो, उसके बाद भी आउटपुट आपको 1 मिले, या तो ये नॉर गेट हो सकता है या फिर ये नैंड गेट हो सकता है। समझो, या तो ये नॉर गेट हो सकता है। अगर नॉर गेट हुआ तो 0 + 0 का बार, मतलब 0 का बार कितना आ गया, 1। ये देखो 1 आ गया। या फिर 0.0 का बार, 0 का बार 1। इन दोनों में से कोई एक गेट हो सकता है, बट अपन इसके दूसरे इनपुट्स पे भी इसको चेक करते हैं, है ना। अब आप देखो यहां पे क्या मिल रहा है, 1 एंड 1। इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है अपने को, 0 मिल रहा है ना। तो आप देखो यहां पे इस वाले में, नॉर वाले के अंदर रखते हैं, ये वाले किसके करस्पॉन्डिंग है, नॉर। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, नैंड की करस्पॉन्डिंग। नॉर में देखो, नॉर में क्या रखते हैं अपन यहां पे, 1 + 1 का बार 0, और नैंड में भी देखिए 1.1 का बार 0। यहां पे भी क्या है, ये दोनों इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दूसरे रिजल्ट में भी। अब तीसरे रिजल्ट में देखो 1 एंड 0, इसके करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है ना। नॉर में अगर देखें तो 1 + 0 का बार कितना आएगा, 0 है। बट अगर नैंड में देखें तो 1.0 का बार कितना आएगा, 1। क्या ये सेटिस्फाइड हो गया कि ये नैंड गेट है? क्यों? क्योंकि 1.0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, 1।
देखो 0.1 के करस्पॉन्डिंग भी 1, 0.1, 1 सभी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला गलत है, नैंड सही है, तो आंसर क्या आएगा, नैंड। इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है ना। अब वो इस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे बहुत ज्यादा टफ, जिसमें आपको यहां से लेके यहां तक पूरे को वेरीफाई करना पड़े। 2 या 3 इनपुट्स को आप चेक करोगे, पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा गेट। समझ में आ गया। ये लॉजिक गेट होता है अपना फिनिश। इसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं ईएम वेव। चलिए इसको नोट कर लो, जिसको नोट। चलिए बच्चों सुनो, ईएम वेव स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। बातें मत करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसे डिस्कवर किया था मैक्सवेल साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था। आप देखना, अगर सन से किसी बॉडी पे क्या आती है, रेस निकल के आती है, धूप आती है, कुल मिला के बात बोले तो धूप आती है ना। मतलब क्या है, सन से किसी बॉडी पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो रेडिएशन अपने को मिलती है, जिससे अपने को कैसा लगता है, हॉट हॉट फील होता है, वो क्या आ रही है, कुछ रेडिएशन आ रही है। अब यहां सन से कहने का मतलब क्या हुआ, वो जो रेडिएशन हैं इज व्हाट, दैट इज व्हाट, एनर्जी। तो रेडिएशन क्या है, एनर्जी। तो सन से बॉडी के ऊपर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब एक बॉडी से, एक एनर्जाइज्ड बॉडी से या एक एनर्जी सोर्स से किसी बॉडी पे जब कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है उसके बारे में अगर अपन बात करें, तो कोई भी एनर्जी सोर्स से किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो वेव्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? वेव्स के थ्रू, है ना। तो जो लाइट है अपनी सन से बॉडी के ऊपर जो लाइट आ रही है, वो भी क्या है, एक एनर्जी है। और वो लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन जो सन से बॉडी तक होता है, वो वेव्स के फॉर्म में होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। तो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अब जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे एक्स रेज वगैरह, गामा रेज वगैरह, इन सबको छोड़ के, है ना। अब अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सभी वेव्स आपकी इंक्लूड होती हैं, बट एक पर्टिकुलर रेंज में वो अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे लाइट के बारे में बात करें, सन से जब किसी भी बॉडी पे रेडिएशन आती है, लाइट के फॉर्म में आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट उसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7000 एंगस्ट्रॉम तक।
तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ का रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, है ना, वो अपनी एक प्रॉपर्टी शो करने लगती है कि वो विजिबल हो जाती है। तो लाइट कैसी है, आपको विजिबल दिखती है ना, 7 कलर्स इसके अंदर होते हैं। तो ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका रेंज लाई करता है। तो इसलिए ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है कि ये विजिबल होना, मतलब विजिबल आपको दिखने लगेगी। उसी तरीके से IR होती है, इनविजिबल रेडिएशन, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। तो बहुत सारी रेडिएशंस को अपन ने अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन्हें अपन ने बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो वो किसकी रेंज में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरी में? वेवलेंथ की रेंज में। अलग अलग वेवलेंथ की रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना जो विजिबल नेचर शो करेगी वो इसमें शो करेगी, जिसे अपन ने क्या बोला, लाइट। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस रेडिएशन इसमें इस रेंज में होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो क्या कहलाएगी, लाइट कहलाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था? मैक्सवेल साइंटिस्ट ने किया था, है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसके नाम से पता चल रहा है अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी होती है ना। उन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होती है? ये डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम और डिस्टेंस के साथ में वेरिएबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम और डिस्टेंस के साथ में वेरिएबल होती है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड, बातें मत करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में, देखो यहां से साइनोसॉइडल फॉर्म में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, साइनोसॉइडल फॉर्म में होगी। बातें मत करो बच्चों, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हैं, जो टाइम और डिस्टेंस के साथ में वेरी करती हैं, और ये दोनों दो अलग अलग प्लेन्स में क्या करती हैं, वेरी करती हैं। जो दोनों प्लेन्स, वो दोनों प्लेन्स एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे अगर ये z डायरेक्शन के अंदर अपन यहाँ पे वेव का प्रोपेगेशन देखें, तो ये कौन सी डायरेक्शन अगर मैं मानूं x, तो ये क्या हो गई y, है ना। तो x डायरेक्शन में क्या वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये z डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कौन वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, z डायरेक्शन में। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है वो ट्रेवलिंग डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है ना। समझ में आई बात? तो अभी अपन इलेक्ट्रोस्टेट्स वगैरह सब में पढ़ते आए हैं कि अगर कोई चार्ज स्टैटिक फॉर्म में है, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। जैसे भाई आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी अपन आजकल डिस्कस कर रहे हैं, अगर अपन मोबाइल से बात करते हैं, तो जैसे अपन कॉल करते हैं किसी को, तो वहां से दूसरी जहां पे भी आपने को कॉल करना है वहां से उसका लिंक बन जाता है, अपन उससे बात करने लग जाते हैं। तो वहां पे क्या होता होगा, उस प्रोसेस में क्या होता होगा, तो जब अपन मोबाइल से कोई भी नंबर डायल करते हैं तो अपने मोबाइल से एक रेडिएशन निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो रेडिएशन कहां पे जाएगी, सेल साइड पे, सेल साइड के बाद में दूसरी सेल साइड पे, और दूसरी सेल साइड से जो भी मोबाइल सब्सक्राइबर को आप फोन करना चाहते हो उसके मोबाइल पे। तो यहां से लेके यहां तक क्या बन गई, एक वेव बन गई, है ना। तो वो वेव अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी मोबाइल से ट्रांसफर हुई, है ना, वो ट्रांसफर कैसे हुई होगी, मतलब जब अपन ने मोबाइल से उसका वेव का जनरेशन अपन ने किस टाइप से किया होगा, उसको अगर अपन समझें तो की कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, जब अपन ने इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। तो कोई भी स्टैटिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या, ये स्टैटिक चार्ज नहीं करता।
अगर कोई चार्ज है वो मूविंग स्टेट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। अगर कोई चार्ज को फोर्स दे दिया जाए, मतलब क्या किया जाए? उसे एक्सिलरेट किया जाए। अगर कोई चार्ज है जो एक्सिलरेटेड फॉर्म में है, वो फिर क्या एमिट करना स्टार्ट कर देता है? रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देता है। वो रेडिएशन ही क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? तो कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन करना स्टार्ट कर देता है। समझो, है ना। तो यहां पे चार्ज का एक्सिलरेशन अगर होगा तो वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रैक्टिकली कैसे जनरेट होती है इसके बारे में अगर अपन यहां पे देखें तो देखो, एक ऑसिलेटर का अपन यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वेव्स को जनरेट करने के लिए। क्या होता है उसका देखिए, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा होता है ना, साथ में एक कैपेसिटर लगा होता है, और बातें मत करो, यहां पे इस तरीके से कॉइल्स लगी हुई है ना। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया? एक कैपेसिटर, और इस कॉइल को क्या मान सकते हैं? इंडक्टर मान सकते हैं, है ना। फिर यहां से सेकेंडरी में जाकर के ये ट्रांसमिशन लाइन होती है और यहां पे एक एंटीना लगा होता है। ये एंटीना है, ये ट्रांसमिशन लाइन है ना। यहां पे एक सोर्स लगा दिया अपन ने, है ना। आप देखो ये किस टाइप का सोर्स है? अल्टरनेटिंग सोर्स है। किस टाइप का सोर्स है? अल्टरनेटिंग सोर्स है ना। तो पता है क्या होता है, ये कैपेसिटर अपना यहाँ पे चार्ज होता है और क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर की क्या होती रहती है यहाँ पे, जब एक बार करंट इधर फ्लो करेगा ऐसे और एक बार करंट फिर ऐसे फ्लो करेगा। कैपेसिटर क्या होता रहता है? चार्ज होता रहता है और डिस्चार्ज होता रहता है ना। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि कैपेसिटर को मैं अलग से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। जब यहां से पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, है ना, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। इसमें से जो करंट फ्लो करेगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, है ना। जब कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज वाले केस के अंदर कैपेसिटर क्या होगा? अपोजिट पोलरिटी पे चार्ज होगा। मतलब जब डिस्चार्ज होगा तो करंट इधर फ्लो होगी, है ना, और वो उस डायरेक्शन से अपना चार्ज होगा। तो आप देखो जरा यहाँ पे ये ऐसे, इसमें करंट फिर क्या ऐसे फ्लो करेगी। अब जरा मुझे बताना, यहाँ पे जब ये कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज हुआ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो किस डायरेक्शन में डेवलप हुई? इस डायरेक्शन में। और जब ये अपोजिट पोलरिटी पे डिस्चार्ज हुआ, जब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा तो इसकी पोलरिटी कैसी हो जाएगी? रिवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो डेवलप होगा उसका डायरेक्शन भी कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। बोलो पक्का? अब आप मुझे बताओ ये जो सोर्स है ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये अपना जो एनर्जी इसको दे रहा है या वोल्टेज या करंट दे रहा है वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है? अल्टरनेटिंग है, मतलब साइनोसॉइडल है ना। अब अगर साइनोसॉइडल इसने अपना वोल्टेज किसको दिया? इस सिस्टम को दिया, इस ऑसिलेटर सिस्टम को दिया। तो आप मुझे बताओ जितने टाइम पीरियड में ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा उतने टाइम ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन, है ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है ना। तो आपको किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है यहाँ पे इस कैपेसिटर के अंदर? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। समझो क्या मिल रहा है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम। अब ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर क्या स्टोर होता है? एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है इंडक्टर में? मैग्नेट के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी का स्टोरेज होता है। किसमें? इंडक्टर में। अब जरा मुझे बताना, मैं ऐसे रफली बता रहा हूं आपको, एक बार करंट मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फिर करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना। कोई भी करंट, तो इसका मतलब क्या होगा? एक बार ये कॉइल एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी और दूसरी बार उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी। तो आप मुझे बताना यहाँ पे क्या इस तरीके का प्रोसेस करके अपन ने एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया नहीं किया?
किया, तो इसका मतलब एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी अपन ने सस्टेन कर ली है। किसमें? इस सिस्टम में सस्टेन कर लिए। दिस इज अवर कैपेसिटर एंड दिस इज अवर इंडक्टर। तो कैपेसिटर में अपन ने किसको सस्टेन कर लिया? एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। इंडक्टर में अपन ने किसको सस्टेन कर लिया? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। फिर उसके बाद में यहां पे आगे एक ट्रांसमिशन लाइन लगा होता है। क्या होता है? ये ट्रांसमिशन लाइन। ये तो इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है ना, आगे वाला। यहां तक तो आप लोगों के लेवल तक था, इसके बाद में जो कंसेप्ट है इसके बाद में वो इंजीनियरिंग लेवल पे कंसेप्ट है, तो उसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आपको समझना है कि ऐसा होता है। तो यहां से क्या होता है, ये जो सस्टेन्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इसे अपन यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहां तक पास कर देते हैं, एंटीना तक। कहां तक? एंटीना तक। और बेटा ये एंटीना से क्या होगा? अच्छा, एंटीना से क्या होगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें? स्पेस में ट्रांसफर हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? क्लियर? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें फ्री स्पेस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पे वेव्स के बारे में समझें कि वेव्स एक्चुअली में है क्या। वेव्स क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव? वेव का सिग्निफिकेंस है, मतलब जो वेव का है वो है डिस्टर्बेंस। क्या होता है? डिस्टर्बेंस। जैसे अगर अपन यहाँ पे एक धागे को वहां पे बांध दें और वहां पे बांधने के बाद में अपन उसके एक पॉइंट उसको यहाँ पे पकड़ लिया और स्ट्रेच कर लिया, फिर उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो अपन ने जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस किया, आप देखना वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता हुआ वहां तक चला जाता है ना? तो वेव्स इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस विच इज इन ट्रेवलिंग फॉर्म। तो क्या होगा कि यहाँ पे वेव्स जो भी अपनी जनरेट होगी, तो वेव्स कुछ इस टाइप से जनरेट होती है। ये नेचुरल शेप होता है किसी भी वेव्स का जनरेट होने का, साइनोसॉइडल। तो यहां पे सोचो अपन ने डिस्टर्बेंस इस पोजीशन पे किया, तो ये वाला कोई मॉलिक्यूल में क्या किया अपन ने? वाइब्रेशन जनरेट किया। किसमें? इस वाले मॉलिक्यूल में अपन ने क्या किया, या इस वेव्स की इस पार्टिकल में या एक धागा मान लो, सोचो ये, तो इस धागे के इस वाले पार्टिकल को अपन ने क्या दी? एनर्जी दी, इसे अपन ने वाइब्रेट किया। तो ये जो पार्टिकल है ये अपने आगे वाले पार्टिकल को क्या कर देगा? अपनी एनर्जी डिलीवर कर देगा, है ना? तो सिमिलरली ये आगे वाला पार्टिकल इसके आगे वाले को, सिमिलरली ये वाला पार्टिकल इसके आगे वाले को, और ये वाला इसके आगे वाले को। तो आप यहाँ पे एनर्जी या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हो, किसमें प्रोड्यूस कर रहे हो? एक पार्टिकल में, है ना? और वो पार्टिकल उस डिस्टर्बेंस को किस तक ट्रांसफर कर रहा है? उसके आगे वाले पर। उसके आगे वाला किसको? उसके आगे वाले पर। उसके आगे वाला उसके और आगे वाले पर। तो इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता चला जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं अपन? एक वेव बोलते हैं। कुछ इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पे भी होती है ना? कुछ इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। आपने दो चीज डिफाइन की हुई है मीडियम के लिए, एक म्यू नॉट और एक एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? ये दो फैक्टर ऐसे हैं। तो यहां पे क्या होता है? यहां तक तो देखो मेरी करंट के फॉर्म में आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंटीना तक। अब एंटीना में ट्रांसफर कैसे होगी, तो वो बहुत डीप कंसेप्ट है। एंटीना के बाहर जो वेव्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या वेव्स कंटिन्यूअसली जो ट्रेवल करती है, वो इसके थ्रू ट्रेवल करती है, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की परमिटिविटी और मीडियम की परमिएबिलिटी, दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सस्टेन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। बात समझ में आ गई, है ना? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं कि सर अब ये मत पूछना कि सर ये एप्सिलॉन नॉट वगैरह, ये बहुत डिटेल वाला कंसेप्ट है, डीप वाला कंसेप्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन जनरेट करते हैं। तो ये ऑसिलेटर था। ऑसिलेटर में अपन ने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फॉर्म में अपन ने यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, फिर एंटीना के थ्रू किसमें? स्पेस में ट्रांसफर कर दी, और वही क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है ना? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन अगर अपन लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है यहाँ पे जो टाइम और डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रही है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी, एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं B0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर I डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर J डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना क्या आ जाएगा? I
क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। समझे? तो देखो ये इस तरीके से अपना वेव का प्रोपेगेशन होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्रॉस प्रोडक्ट करो, ई से कहां पे आए, बी पे, तो ये थंब किसको शो कर रहा है, के को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई, तो ई क्रॉस बी कौन सा डायरेक्शन आया, ये वाला डायरेक्शन। तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, आई ना, है ना। तो अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने क्या बोला, एक एनर्जी है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेव का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पे बता देता हूं साइड में। देखो एक तो आप लोगों को पता चला यहां पे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा, है ना। तो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। ये दोनों वेव्स ये क्या होता है, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम इन दोनों को क्या करती है, ट्रांसफर करती है ना। तो इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में, है ना। और दूसरी बात अगर देखें फेज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फेज के बारे में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों रिलेशन से आप देख पा रहे हो, ये दोनों सेम फेज में हैं या इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, सेम फेज में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या होती है बेटा, सेम फेज में होती है ना। अब यहां तक तो आप मुझे बताना, यहां तक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने वाला फैक्टर था ये, है ना। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेट हो रही थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा कौन था, इसमें अंदर जो करंट फ्लो कर रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही थी, और इसके अंदर जब कैपेसिटर चार्ज जिससे हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या हो रही थी, यहाँ पे जनरेट हो रही थी और चेंजिंग थी। जब स्पेस में ये चीज ट्रेवल कर जाती है तो लगातार भी क्या होता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंजिंग होता रहता है। आप देखो जरा, जब स्पेस में ये ट्रेवल कर रही है तो साइनोसोइडल फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, मतलब डिस्टेंस के साथ में क्या कर रही है और टाइम के साथ में ट्रेवल कर रही है। तो कुछ समय इसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, ऊपर हाफ साइकिल, उसके बाद में फिर इसने क्या नेगेटिव हाफ में आ गया, है ना। तो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो यहां पे स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंजिंग फॉर्म में होती है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया। सर जब ये स्पेस में ट्रांसफर हो गई तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला कौन है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, जिसको आगे तक लेके जाएगा, वो है दोनों एक दूसरे के लिए। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको नोट कर लो।
आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बातें मत करो ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए, देखो अपन ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी वायर में से एक कंडक्शन करंट का फ्लो होता रहता है, सोचो ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट एंड I। ये कौन सी करंट है जो इस वायर के थ्रू एक्चुअली में फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो करंट कहां पे जा रही है, ऊपर। तो ये म्यू नॉट I, और कौन सी करंट है, करंट है कंडक्शन। ये आपने पढ़ा है मैक्सवेल लॉ के उसमें, एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो आप मुझे बताना जरा, यहाँ पे ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ऑसिलेटर के अंदर ही ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में सोचो यहां पे छोटा सा चार्ज डेवलप हुआ dq dt टाइमिंग में। जब ये चार्ज हुआ कैपेसिटर, तो यहां पे dq चार्ज dt टाइम इंटरवल के अंदर डेवलप हुआ है, और जब ये dq चार्ज dt टाइम इंटरवल में अंदर डेवलप हो जाएगा, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, dE। क्योंकि चार्ज आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी अंदर, है ना। समझ में आया। यहां पे एक मैं लूप बनाता हूं, ऐसा मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया था। यहां पे एक अगर लूप बनाया जाए, क्लियर है, इस लूप में अगर अपन इस एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाने की कोशिश करें, तो आप बोलोगे सर B डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I कंडक्शन के अकॉर्डिंग ये तो जीरो होना चाहिए। म्यू नॉट I कंडक्शन के अकॉर्डिंग ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि बताओ इस रीजन से कोई करंट का पास हो रही है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं क्या, हाँ, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है यहाँ पे, नहीं है ना, कोई कंडक्टिंग मीडियम है क्या, नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे ये जो म्यू नॉट I कंडक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंडक्शन करंट कैसी है, जीरो है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो यहाँ पे, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला B डॉट DL इक्वल टू जीरो होता है। बट मैक्सवेल ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड B डैश डेवलप होती है एंड विच इज नॉन जीरो। मतलब यहाँ पे ये जो लूप है ना, इस लूप में के अक्रॉस भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B डैश एंड दैट इज डिफरेंट देन दिस। जो एक कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो ऑब्जर्व किसने किया था, मैक्सवेल। अब यहां पे इस B डैश मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, यहां पे वो है dE बाय dt। व्हाट इज दिस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस B डैश। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डेवलप होगा,
है ना। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, है ना। अब अपन बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, है ना, तो उसे समझो। देखना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है जानते हो? फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर देती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन ने ईएमआई में पढ़ा है ना। ईएमआई में क्या पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है तो वो प्रोड्यूस की जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से। ये तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज करोगे, है ना, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। दिस इज अवर फैराडेज लॉ। क्लियर है? दिस इज अवर फैराडेज लॉ। जिस तरीके से फैराडेज लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। भाई है तो क्या, कुल मिलाकर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड को, वो फ्लक्स बन जाता है। बट है तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो किस चीज को शो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आप देखो जरा यहाँ पे, ये वही कैपेसिटर में लेता हूं, यहां पर कैपेसिटर सोचो चार्ज हो गया एक पोलरिटी पर इस डायरेक्शन में, तो इधर क्या डेवलप हो गई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे डेवलप हुई है उसे क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अब आप देखो जरा यहाँ पे अपन ने इसको कितना लिख लिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो dt टाइमिंग में इस कैपेसिटर पे dq चार्ज आ रहा है और d इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, कितने टाइमिंग में, dt टाइमिंग में। तो अगर ये पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन को अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बताइए क्या हो जाएगा, de बाय dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, dq बाय dt, है ना, dq बाय dt एंड डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई लिख सकते हैं, है ना। तो आप जरा मुझे बताना, dq बाय dt इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a एंड de बाय dt। dq बाय dt इज अ फंक्शन ऑफ de बाय dt। आप जरा बताओ dq बाय dt क्या है, किस चीज को शो कर रहा है, करंट को, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एंड विच इज अ फंक्शन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। dq बाई dt इज अ करंट एंड विच इज अ फंक्शन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। id बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a de बाय dt। इट इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया? तो फिर अपन इसका यूज करके, जो मैक्सवेल ने यहां पे इसको ऑब्जर्व किया था कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है ना, तो यहां पे अपन उस एम्पियर्स सर्किटल लॉ को लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे b डैश डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ आई कंडक्शन तो 0 बट आई डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट किसका फंक्शन है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b डैश डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ id की जगह लिखूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू a और de बाय dt। ये तो बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं, ये और एक इक्वेशन ये वाली जो फाइनल इक्वेशंस जो डेवलप की थी ये मैक्सवेल ने, है ना। ये इन दोनों इक्वेशंस को जब अपन सॉल्व करते हैं, है ना, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे दूं, या इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड अगर नाम दे दो अगर आप, है ना, तो बाय सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा E नॉट साइन ऑफ ओमेगा
T माइनस एक्स बाई सी, और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B नॉट साइन ऑफ ओमेगा T माइनस एक्स बाई सी। तो इस चीज से प्रूफ होता है इन दोनों इक्वेशन से कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रही है, सिमिलरली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है ना भी। तो इसको नोट कर लो। इसको नहीं नोट। नेक्स्ट टॉपिक है, बातें मत करो, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, उन दोनों के बीच में अभी अपन रिलेशन बताएंगे कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होती है ना। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसे समझें। देखिए,
इस डायरेक्शन में क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इधर क्या होता है वेव का प्रोपेगेशन होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजिंग होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में है ना। अब आप देखो जरा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। बोलो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रेशन किसके बराबर है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी के। तो अपन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें जो क्लोज लूप में है, ये इस तरीके से। क्लियर है भाई, पक्का। अब आप देखो जरा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने h मान लिया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है। dx डिस्प्लेसमेंट dt टाइमिंग में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। समझ रहे हो बात को अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया आगे की डायरेक्शन में, x। dx कितने टाइमिंग में, dt टाइमिंग में, है ना। तो a b c एंड d, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो अपन क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर इस क्लोज इंटीग्रेशन को अपन लीनियर इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, E डॉट डी एल वेक्टर कहां से कहां पे, A से B पे, फिर B से C, E डॉट डी एल वेक्टर, फिर C से D, E डॉट डी एल वेक्टर, फिर D टू A, E डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी। सही है भाई। अब आप देखो, ए से बी अगर अपन देखें तो ए से बी में कितना हो जाएगा अपना, E डॉट एच, नहीं हाँ E डॉट एच, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो अभी तो अपन यहां से ए से बी आए, तो ए से बी आए तो कितना हो गया, E डॉट एच, है ना। फिर अपन बी से सी जाएंगे, तो आप देखो अपन जा किधर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है डीएल वो किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में। अब आप मुझे जरा बताना, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए, 0, है ना, तो प्लस 0। फिर सिमिलरली अब आप देखो जरा, यहां से ऊपर जा रहे हैं अपन, है ना, ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बढ़कर के E प्लस DE हो गया। जब dx डिस्टेंस ट्रेवल किया अपन ने, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के कितना हो गया, E प्लस DE हो गया, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, E प्लस DE इंटू एच, है ना। फिर D से वापस इधर आओगे तो आप किधर आ रहे हो, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री एंगल। फिर तो ये फिर कितना हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी। हाँ भाई, क्या हो गया, यहां से आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ ना। जब dx डिस्टेंस ट्रेवल किया अपन ने कितने टाइमिंग में, dt टाइमिंग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितना आया होगा, है ना। तो यहां पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, E प्लस डी बराबर माइनस ई, E प्लस डी माइनस ई बराबर कितना आ गया, DE। तो dt टाइमिंग के इंटरवल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया है वो DE आया है ना। अब इसमें क्या होगा, एक चीज जरा आप देखना गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन में है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन में अपन ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, बट आप कहां पे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। समझो आप यहाँ पे नीचे आ रहे हो, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E प्लस डी इंटू एच। ये तो अपन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो वही रहेगा सेम। अब आप जरा देखना,
माइनस ई डॉट एच प्लस ई डॉट एच प्लस डीई डॉट एच, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा डीई डॉट एच इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू फाइव ई कितना होता है, बी इंटू ए, है ना। तो ये हो जाएगा डीई इंटू एच इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा एरिया से पास होने वाला, केवल इसी एरिया से पास होने वाला, है ना। तो देखो वो हो जाएगा बी इंटू इसका एरिया कितना होगा, एच इंटू डी एक्स, एच इंटू डी एक्स, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा डीई इक्वल टू माइनस का डीबी बाई डी टी इंटू डी एक्स, है ना। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया है, वो रिलेशन आया दैट डीई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डी टी, है ना। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पहले ही डिफाइन की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी मल्टीप्लाई विथ माइनस ओमेगा बाई सी। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सबसे पहले, साइन का क्या हो गया कोस, अंदर वाले फंक्शन को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो ये तो जीरो हो गया, है ना, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन सी, जो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस ओमेगा बाई सी। फिर माइनस इसका जब डिफरेंशियल करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, है ना, इनटू कितना आएगा, इसका एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा। समझे। अब आप जरा देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कॉस ओमेगा टी से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ई नॉट बराबर कितना आ गया, ई नॉट बराबर ई नॉट इंटू ओमेगा बाय सी इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा। देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो ई नॉट बराबर कितना आ गया, बी नॉट इंटू सी, है ना। ई नॉट बराबर कितना आ गया, बी नॉट इंटू सी, या क्या लिखोगे, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है भाई, है ना। तो ये रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपको याद रखना है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो इसे याद रखिएगा। अब आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को पता है कि लाइट जो होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, और फंक्शन के फॉर्म में अगर अपन निकालें तो सी की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आती है, सी बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट। ये रिलेशन भी अपन निकाल सकते हैं, ये वाला रिलेशन भी अपन निकाल सकते हैं। अभी तो अपन ने किस लॉ का यूज किया था, फेराडेस वाले लॉ का यूज किया था, तो उससे अपन ने प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन, है ना। जो मैक्सवेल का लॉ होता है वो क्या होता है, बी डैश डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डीई बाय डीटी। समझ रहे हो, जब अपन इसका यूज करेंगे ना तो इसका यूज करके आप ये भी प्रूफ कर सकते हो दैट सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई मेरी बात, है ना। तो ये इस तरीके से एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब वही, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये रिलेशन हुआ, इसके आगे फिर अब अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।